द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 ये वो अहम दस्तावेज है जिसने 1 सितंबर 2025 को भारत की सीमाओं के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक पल के लिए जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पहाड़ों की ठंडी और ताज़ी हवा के बीच भूटान से भारत में दाखिल होता एक पर्यटक है जिसके चेहरे पर एक सुकून है, उसे किसी पासपोर्ट की चिंता नहीं है। और दूसरी तरफ एक इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का भारी दमघोटू और ठंडा सन्नाटा है, जहां एक बंद कमरे में कैद एक रोहिंग्या शरणार्थी अपने अनिश्चित भविष्य को निहार रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ही देश की सीमाओं के इन दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद वास्तविक चेहरों की पड़ताल करेंगे। आखिर ये अचानक चर्चा में क्यों है? दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को लागू किए गए इस नए आदेश के जरिए जमीनी हकीकत को जड़ से हिला दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 की। 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ यह नया आदेश 1957 और 2007 के पुराने आदेशों को मिलाकर बनाया गया है। इसके तहत नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में आने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भी यात्रा दस्तावेजों से पूरी छूट दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनका प्रवेश 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले हुआ हो। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिस कानून से चलती है वो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर एक्ट नंबर 13 ऑफ 2025 के रूप में दर्ज किया गया है। सेक्शन 3 पासपोर्ट और वीज़ा के सख्त नियमों की बात करता है। सेक्शन 33 सरकार को विशेष मामलों में छूट देने की पावर देता है। वहीं सेक्शन 16 से 20 पूरे देश में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के अधिकारों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो सबसे अहम और ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है सेक्शन 16। ये बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार स्टेट या सरकार से हटाकर सीधे उस इंसान के कंधों पर डाल देता है जिस पर शक है। मतलब अब उस व्यक्ति को खुद अपने कागजातों से ये साबित करना होगा कि वो विदेशी नहीं है। इन बढ़ी हुई शक्तियों की जमीनी हकीकत वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस कानून का सेक्शन 12 बिना किसी भी तरह की न्यायिक निगरानी के सीधे डिटेंशन यानी हिरासत की अनुमति दे देता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सितंबर 2024 तक 676 रोहिंग्या इमिग्रेशन डिटेंशन में बंद हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनमें से ज्यादातर के खिलाफ कोर्ट में कोई मामला तक पेंडिंग नहीं है। फिर भी वे अनिश्चित काल के लिए इन बंद कमरों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। यहीं से एक बहुत ही गहरी और गंभीर अकादमिक आलोचना जन्म लेती है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी चयनात्मक मानवतावाद। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां राज्य राजनैतिक या धार्मिक आधार पर कुछ खास समूहों को तो सुरक्षा देते हैं लेकिन बाकी लोगों को बाहर कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बहुत ही अहम सिद्धांत है नॉन रिफाउलमेंट। ये एक ऐसा कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो किसी भी इंसान को वापस एक ऐसे देश में भेजने से रोकता है जहां उसे यातना दी जा सकती हो या उसकी जान को गंभीर खतरा हो। इस सिद्धांत को कई बड़ी संधियों से ताकत मिलती है, जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR के अनुच्छेद 9 और 12 और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का अनुच्छेद 3। यहाँ पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का 1996 का एक ऐतिहासिक फैसला भी याद रखना बहुत जरूरी है, चाहल बनाम यूनाइटेड किंगडम। इस फैसले ने साफ कर दिया कि आप किसी इंसान को वापस भेजते समय सिर्फ उस देश की सरकार के खोखले आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस देश में आप उसे भेज रहे हैं वहां की सुरक्षा का स्वतंत्र सत्यापन यानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना बिल्कुल अनिवार्य है। भारत और बांग्लादेश की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कुछ फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के सुस्त रवैये के बावजूद और 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद बांग्लादेश आज लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को पनाह दे रहा है। इसके लिए वे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHCR के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। वे इन शरणार्थियों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र देते हैं और 2025-26 के जॉइंट रिस्पॉन्स प्लान के तहत इनके लिए शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं तक सुनिश्चित कर रहे हैं।
साल 2021 का मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ का मामला इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु है। इस बेहद अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं को पूर्ण अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डिपोर्टेशन यानी उन्हें वापस भेजने की अनुमति दे दी। इस फैसले ने कानून के जानकारों के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी बहस छेड़ दी। सवाल ये उठा कि क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, क्या ये अधिकार उन लोगों पर लागू नहीं होते जो इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस पूरे विश्लेषण की तह तक जाने के बाद कानूनी विद्वानों का जो मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है, मानव जीवन की रक्षा करना महज किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत करने का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर चुना गया नीतिगत विकल्प है। और यही चीज़ हमें एक बहुत बड़े और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी राष्ट्र की सुरक्षा की ज़रूरतें उसके प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और इंसानी जान से ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं? इस भारी और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। यह एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जो आने वाले समय में भी कानून, नैतिकता और हमारी मानवता की सीमाओं को बार-बार चुनौती देता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।